सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमें पता है कि एटम का जो फर्स्ट मॉडल है वो एक ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था जिनका नाम था डेमोक्रिटस। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रिटस एटॉमिक थ्योरी। अब डेमोक्रिटस की एटॉमिक थ्योरी जो थी ये हमारी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है जिसमें एटम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया। डेमोक्रिटस वाज द फर्स्ट मैन हु प्रपोज्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल का जो नेम है वो भी उसी ने सजेस्ट किया, व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमियो व्हिच मींस इनडिविजिबल। बट बेसिकली उसने जो एटम नाम दिया था वो था एटोमोस। मैं यहां मेंशन कर देता हूं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेमोक्रिटस, और ये कौन थे? He was a Greek philosopher who proposed the term atom. Atom का मीनिंग क्या था? Atom is derived from the word atomio, which means indivisible. So according to Democritus, every matter is made up of some small tiny particles, and that particle is indivisible. So we can say, according to Democritus, atom was the ultimate particle ऑफ एनी मैटर, जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए मैटर का। अब एक्चुअली ये मॉडल जो है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, बिकॉज वी नो दैट कि ये मॉडल रॉन्ग है। एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल सेटअप था उस टाइम पे, या जो भी साइंटिफिक अप्रोच था वो लिमिटेड था, जिसके कारण ये थ्योरी जो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें दे रही थी। तो वी कैन राइट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेटअप बैक देन दे हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशंस, सो दिस मॉडल इज नॉट फुली करेक्ट। तो मैं ये मेंशन कर देता हूं, दिस थ्योरी डज नॉट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ एंड इज नॉट करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है जो कि डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट से हमने स्टडी किया। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश केमिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और इनका स्टेटमेंट था कि हर एक मैटर जो है वो एक स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, और इनकी थ्योरी जो है ये साइंटिफिक थ्योरी है जो कि मैटर के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थी। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट वाज प्रपोज्ड बाय इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। नाउ ये जो थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मैटर। तो मैं ये मेंशन कर देता हूं, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैटर। स्टेटमेंट, according to Dalton's atomic theory, every matter is made up of small indivisible particle which is atom. तो मेंशन कर देता हूं, according to Dalton's atomic theory, all matter is made up of small indivisible particles known as atoms. और ये जो इनका स्टेटमेंट था ये काफी हद तक सही था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ इसमें मेरिट्स भी हैं, यानी कुछ चीजें उन्होंने करेक्ट बताई है। हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, उन पोस्टुलेट्स को हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट वाज एवरी मैटर इज मेड ऑफ tiny indivisible particles called atoms. Now second postulate, अगर हम लोग एटम्स को कंपेयर करें डिफरेंट एलिमेंट्स के तो कैसे होने चाहिए? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिकल कौन से टर्म्स में हो सकते हैं। आइडेंटिकल होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एटम को स्टडी करोगे और सेम एलिमेंट का दूसरा एटम भी कंपेयर करने जाओगे तो सभी एटम्स अगर किसी गिवन एलिमेंट के स्टडी करेंगे तो उनकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए।
Then third postulate, all atoms of different elements are different. यानी अगर तुम डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करोगे, किसी भी एक एटम को अदर एलिमेंट के एटम के साथ अगर कंपेयर किया जाए, सपोज हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम के साथ कंपेयर करेंगे, तो दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि मास या उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए. तो यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, इन टर्म्स ऑफ मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फोर्थ पोस्टुलेट, जब एटम एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होता है तो ये कंपाउंड बनाते हैं. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड. और जब ये कंबाइन होते हैं, दे ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, क्योंकि उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो ये मेंशन कर देता हूं, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स. और कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स हैज फिक्स होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स. नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, वी नो दैट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने एटम्स रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, सेम उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में फॉर्म होने चाहिए. LHS is equal to RHS according to law of conservation of mass. तो ये सेम डाल्टन के पोस्टुलेट में भी डिस्कस किया गया कि एटम्स जो होते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे आर सेम. सो आवर फिफ्थ पोस्टुलेट इज एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. एंड लास्ट सिक्स्थ पोस्टुलेट, इसमें हमेशा ये कहा गया कि एटम जब भी कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनका रीअरेंजमेंट होता है. यानी एटम्स जो कंपाउंड बनाने के लिए जुड़ते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं और रीअरेंज होते हैं. व्हेन केमिकल रिएक्शन अकर्स, दे सिंपली चेंज द वे ऑफ एटम्स अरेंजमेंट. इन केमिकल रिएक्शंस, एटम्स सिंपली ग्रुप टुगेदर और rearranged. So our next topic is merits of Dalton's atomic theory. First point, it can explain the laws of chemical combination. कौन-कौन से लॉज को एक्सप्लेन किया था डाल्टन की थ्योरी में? सबसे पहले तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि डाल्टन की थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रही है. देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन कर रही है. थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन कर रही है. डाल्टन की जो थ्योरी है या डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स हैं, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को आराम से वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे कि डाल्टन के पोस्टुलेट में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट? एटम्स आर जस्ट रीअरेंज्ड. दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है. सेकेंड, हमने डिस्कस किया था डाल्टन की थ्योरी में कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स का रेशियो होता है, दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा. इवन जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं, which means कि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं. तो डाल्टन की थ्योरी की सबसे पहली जो मेरिट है वो ये है कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ सेकंड मेरिट, डाल्टन थ्योरी प्रोवाइड्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. डाल्टन की थ्योरी ने हमें डिफरेंशिएट करना सिखाया बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. तो ये भी मेंशन कर देता हूं मैं. This theory provides a basis to differentiate between elements and compounds. So next topic is limitations of Dalton's atomic theory. First point, सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही डिस्कस कर सकते हैं कि इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम इज
इनडिविजिबल, या फिर इसने एटम के अंदर के पार्टिकल जो कि हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट वाज इट्स फर्स्ट ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन। तो मेंशन कर देता हूं, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन की जो थ्योरी थी इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बेसिक या फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स सभी एटम्स में होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, बाकी सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये डाल्टन की थ्योरी में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स आर इनडिविजिबल, जो कि रॉन्ग है। नाउ सेकेंड लिमिटेशन, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस। ये पॉइंट हम लोग गलत बोल सकते हैं, तो यहां मेंशन कर देता हूं, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट atomic masses. Now according to Dalton's theory, सेम एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मासेस में भी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में भी। लेकिन जब आइसोटोप्स को हम लोग यहां कंसिडर करेंगे, देन डाल्टन की जो ये पोस्टुलेट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आइसोटोप्स के केस में सेम एलिमेंट के एटम्स में डिफरेंट एटॉमिक मास ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन 12, कार्बन 14। अब ये जो दो एटम्स हैं दोनों सेम एलिमेंट के हैं, कार्बन के हैं, बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के लिए पहले मैं मेंशन कर देता हूं कि होता क्या है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic masses. Now according to Dalton's theory, atoms of different element जो होंगे they should be different. Same element के atoms identical होंगे और different elements के atom different होने चाहिए in terms of atomic mass, physical property, etc. लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आइसोबार्स के केस में different elements के atom की masses same है, atomic masses same। तो ये भी डाल्टन्स के पोस्टुलेट की लिमिटेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं आर्गन एंड कैल्शियम, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इनका एटॉमिक मास 40 दोनों के लिए सेम है। देन फोर्थ लिमिटेशन, इट डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। नाउ एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स जो हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं। सो एलोट्रॉप्स आर atoms of same element having different physical properties. अब डाल्टन की थ्योरी में ये मेंशन किया गया था कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो ये आइडेंटिकल होंगे फिजिकली भी और केमिकली भी। लेकिन यहाँ पे एलोट्रॉप्स के केस में अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम्स में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। दैट मीन्स ये डाल्टन के पोस्टुलेट का लिमिटेशन हो जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर देते हैं, allotropes of carbon, that is graphite and diamond. Now we know that कि graphite और diamond के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, केमिकली तो ये सेम है, बट फिजिकली ग्राफाइट और डायमंड के बीच में काफी डिफरेंस है। वी नो दैट कि ग्राफाइट जो है ये सॉफ्ट है, जबकि डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम होने के बावजूद भी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर डिफरेंट। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि एटम जब कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो कैसा रहता है? फिक्स रेशियो रहता है, होल नंबर रेशियो रहता है। क्या जरूरी कि एटम्स हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो? कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें होल नंबर रेशियो नहीं होता है, देन ऑल्सो कंपाउंड बनते हैं। सो फिफ्थ लिमिटेशन इज एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अब एलिमेंट्स को सिंपल होल नंबर रेशियो में ही हमेशा कंबाइन होने की जरूरत नहीं है ताकि कंपाउंड्स बने। अब एग्जांपल में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख सकते हैं, और वैसे भी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे
जिनमें होल नंबर रेशियो नहीं फॉलो होता है। मेंशन कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, शुगर इज सुक्रोज। फॉर शुगर और सुक्रोज फॉर्मूला इज C12H22O11। जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन होते हैं देन सुक्रोज बनता है, और ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। एंड अगर हम सुक्रोज को ब्रेक करके अगेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें इसमें वाटर ऐड करना होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे जो रेशियो है ये सिंपल होल नंबर के फॉर्म में नहीं, 12, 22 एंड 11। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर फॉर्म में होना चाहिए। डाल्टन के पोस्टुलेट में ये मेंशन किया गया था कि एटम्स जो है एलिमेंट्स के कंबाइन होंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में और ये कंपाउंड्स बनाएंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी। इसलिए इस पॉइंट को भी हम लोग डाल्टन्स के पोस्टुलेट की लिमिटेशन बुला सकते हैं।